भारतीय राज्य व्यवस्था एक स्पेक्ट्रम की भी आती है, जैसे मॉडर्न की आ रही है वैसे स्पेक्ट्रम राज्य व्यवस्था। क्या क्या बताया गया इसमें कि मतलब एक नया एडिशन आया है। इसमें संवैधानिक रूपरेखा है, विभिन्न वर्षों में इसके विकास तथा रूपांतरण परिवर्तनों का समावेश है और संविधान के प्रावधानों अनुच्छेदों का उल्लेख का विवेचन भी है। संविधान के कार्यकारण से संबंधित विभिन्न विषयों का परीक्षण विश्लेषण है। विश्व के संविधानों के साथ तुलनात्मक वर्णन भी है। उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों को भी शामिल किया गया है। तुलनात्मक विवेदात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रस्तुतिकरण आरेख भी हैं। तालिकाओं के माध्यम से मतलब बताया भी गया है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित ज्वलंत एवं सामयिक विषयों जैसे इस पुस्तक की ये अद्वितीय विशेषता है। वर्णन है, विवेचन, विश्लेषण है, व्यापक किंतु सार गर्भित, व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण तथा सरल एवं सुबोध जैसी विशेषताओं वाली यह पुस्तक यूपीएससी सिविल सेवा के भर्तियों के लिए आरंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन एवं मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक विषयों की परीक्षा तथा आवश्यकताओं के दृष्टिगत तैयारी की गई है। मतलब इसका नया एडिशन है, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। 2021 का एडिशन है। ठीक है। लेखक कौन कौन है? राजीव अय्यर IPS है। वाह भाई क्या बात है। लेखन सहयोग में आर विद्या है। लेखन सहयोग अनुवाद राजेंद्र प्रसाद शर्मा। मुख्य संपादक कल्पना राजाराम। प्रथम तल जनकपुरी नई दिल्ली 1188। ये तो कुछ काम का नहीं। 475 रेट दे रखी है, पर मैंने ये बुक 300 की लाई है। ठीक है। ऑनलाइन ज़्यादा दे रखा हो तो मुझे पता नहीं है, पर ऑफलाइन का फ़ायदा रहता है कि मतलब देख लेते हैं, थोड़े बहुत रेट भी कम हो जाते हैं। मुखर्जी नगर से लाया था मैं ये। अब संपादकीय में क्या क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो आधुनिक भारत के इतिहास का एक प्रमुख पहलू है, पर सुविख्यात लेखकों एवं इतिहासकारों द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन ये पुस्तकें बेहद व्यापक एवं गहन अध्ययन की मांग करती हैं। प्राय एक पहलू की कीमत पर दूसरे पहलू पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं। मतलब एक पहलू काफ़ी नहीं है, सभी पहलू की आवश्यकता है। प्रस्तुत प्रयास उग्र एवं अशांत कालावधि भारत की धरती पर यूरोपियों के आगमन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति और बाद के वर्षों तक के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित एवं सारगर्भित रूप में एक साथ लाने का उद्यम करता है। प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विवरणों को प्रभावी रूप से विवेचित किया गया है। सभी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सभी इसमें हैं, जबकि विभिन्न संबंध किंतु अधिकतर अभिज्ञ विवरणों को भी उजागर किया गया, जो कम इम्पोर्टेंस वालों को भी है, मतलब जो उनको ज़्यादातर लोग जानते नहीं उनको भी शामिल है किया गया। पुस्तक में न केवल मुख्य धारा के स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया है, अपितु विभिन्न समूहों के पृथक प्रयासों में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण का विवेचन किया गया है। आधुनिक भारत के विकास को प्रभावित करने वाले राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक उन्नयनों का अलग अध्याय में समाविष्ट किया गया है। उनका एक अलग से चैप्टर है, ये बताया गया है। जटिल एवं वस्तुतः व्यापक विषय को संक्षिप्त सारगर्भित एवं सुगम्य तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अच्छे से प्रयास किया गया, मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त में। और हम आशा करते हैं हमारे पाठकों को पुस्तक उपयोगी और लक्ष्योन्मुखी प्रतीत होगी। और क्या लिखा देखते हैं। पुस्तक का यह नवीन संस्करण विभिन्न अध्यायों के तहत अतिरिक्त जानकारी का समावेश करने के अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत विभाग में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति और ब्रिटिश विस्तार सुदृढ़ीकरण, 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918, जन राष्ट्रवाद का आरंभ 1919 से 1930, अम्बेडकर एवं गांधी के बीच मतैक्यता यानी मतभेद एवं मतभिन्नता, यानी कौन सी चीज़ में मत में एकता है और कौन सी मत में विभिन्नता है। भारत स्वतंत्रता विभाजन की ओर 1939 से 1947, गांधी और सुभाष बोस के बीच स्वतंत्रता संघर्ष एवं अन्य को लेकर मत भिन्नता, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण, ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव, प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, किसान आंदोलन 1857 से 1947, श्रमिक वर्ग के आंदोलन, स्वतंत्रता पश्चात भारत
मतलब जो भी इसमें हैं जो टॉपिक शामिल किए गए हैं, चाहे यूरोपियों का आगमन हो, चाहे ब्रिटिश ने कैसे विजय भारत में जब विजय प्राप्त की तो कैसी भारत की स्थिति थी और उसके बाद क्या थी, कैसे विस्तार किया, कैसे विद्रोह हुआ, जन विद्रोह आंदोलन कौन से हुए, कैसे आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, कहाँ अंग्रेज वगैरह जो भी है, गांधी, अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मतलब जो भी है, प्रेस है, आर्थिक विकास, शिक्षा का मतलब आंदोलन, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। आगे क्या बताया गया कि समझ चुनौतियाँ, मतलब किसके समझ चुनौतियाँ, स्वतंत्र पश्चात भारत की समझ चुनौतियों की बात की गई है। हाँ, जानते हैं ज़्यादातर वही चुनौतियाँ हैं। देश को एक करना था, रियासतों को मतलब मिलाना था, भारतीय रियासतें से भारतीय संविधान का निर्माण, लोकतंत्र का विकास करना था, ये भी चुनौती थी। राष्ट्रवादी विदेश नीति का आरंभ, प्रथम आम चुनाव, नेहरू युग में स्वतंत्र भारत 1947 से 1964, नेहरू के बाद भारत जैसे प्रमुख अध्यायों को शामिल करते। नेहरू के बाद कई बार इतिहास को ऐसे भी बांटते हैं, नेहरू के समय भारत और नेहरू के बाद भारत, ये भी बांटते हैं। नवोदित राष्ट्र के समझ चुनौतियां नामक अध्याय में स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा झेले गए नृशंस विभाजन का भी उल्लेख किया, यानी जो विभाजन हुआ था 1947 में पाकिस्तान और भारत का। एक अलग अध्याय में नेहरू काल का संक्षिप्त वर्णन किया गया। नेहरू के बाद भारत नामक अध्याय में नेहरू के बाद 1964 के पश्चात विभिन्न सरकारों के अंतर्गत बहुमुखी विकास कार्यों का अवलोकन किया गया है। परिशिष्ट में विभिन्न आंदोलनों से जुड़ी हस्तियों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। जो भी हस्तियाँ रही हैं, जो भी फेमस व्यक्ति रहे, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्र संघर्ष से संबंधित जानकारी को चार्टर से तालिका में प्रदान किया गया। हमने इस संस्करण में सुधी पाठकों के सुझावों का संबंध अध्याय स्थानों पर समावेश किया है। साथ ही इस पुस्तक में उनके द्वारा ध्यान आकर्षित त्रुटियों को समाप्त किया। इस प्रकार हम पाठकों के सम्मुख पूर्णतः संशोधित परिमार्जित संस्करण प्रस्तुत करें, जिसे पुस्तक अधिक समीचीन हो सके। उल्लेखनीय है पुस्तक हमारे प्रकाशन की अंग्रेजी में लेते हुए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी में पुस्तक श्री राजीव अहीर द्वारा लिखी गई है, जो इस समय भारतीय पुलिस सेवा में सेवारत है। पुस्तक लेखन की प्रक्रिया में वृहद स्तर पर किए गए शोधकार विश्वसनीय संदर्भ ग्रंथों का सहयोग एवं संघ लोक सेवा में सफल भर्तियों विषय के ख्याति लब्ध प्राध्यापकों का परामर्श पुस्तक को स्तरीय बनाने में सहायक रहा। पाठकों का अनवरत सहयोग ही हमें अपने आगामी संस्करणों को त्रुटिहीन, परिष्कृत एवं 100% आशा अनुरूप बनाने की उत्प्रेरणा एवं उत्साह प्रदान करेगा। मुख्य एडिटर है कल्पना राजाराम, मतलब IPS ने लिखी है भाई, ये ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है। फिर तो जैसे खुद IPS जो बन चुका है वो अगर पुस्तक ले उसकी तो बात ही कुछ है भाई। फिर तो जरूर काम की है सिविल सर्विस की दृष्टि से। अब इसे सूची देख लेते हैं। स्रोत उपागम क्या, भारत आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरालेखीय सामग्री, केंद्र सरकार के पुरालेख, केंद्र सरकार के पास जौन से जो भी चीज़ मिली हैं, राज्य सरकारों के पुरालेख, क्या बात है, 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख हुआ, यानी ब्रिटिश काल में जो थे उनकी भी पुरालेख रख रखे। अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख, क्या बात है, यूरोप के भी हैं। न्यायिक अभिलेख, क्या बात है, प्रकाशित अभिलेख, निजी पुरालेख, विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री, देश विदेश सभी हैं, निजी प्राइवेट सारे अभिलेख भरे पड़े हैं इनके पास। जीवनी साहित्य संस्मरण यात्रा वृत्तांत, क्या बात है, जितने भी यात्रा करें, समाचार पत्र पत्रिकाएं, मौखिक प्रमाण भी हैं, सृजनात्मक साहित्य भी हैं, क्रिएटिव चित्रकला भी है, सारांश भी, क्या बात है, सारांश भी दे रखा है, बढ़िया है। नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। उपागम कहते हैं अप्रोच को, जो किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया, दृष्टिकोण। जैसे ये देखो कितने सारे उपागम दे रखे हैं, औपनिवेशिक उपागम, राष्ट्रवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, अधीनस्थ उपाश्रित उपागम, संप्रदायवादी उपागम, कैम्ब्रिज स्कूल उपागम, उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्या, नारीवादी उपागम का मतलब होता है एक दृष्टिकोण। उस दृष्टिकोण के अनुसार किसी विचार को देखा जाता है। जैसे औपनिवेशिक उपागम जो हमेशा मतलब शोषण को देखेगा, अमीर देश कैसे दूसरे देश का शोषण कर। राष्ट्रवादी उपागम हमेशा नेशनलिस्ट जो भी हैं, राष्ट्रवादी सोच है उसको देखेगा हमेशा। किसी भी देश में अगर कोई घटना हो रही है तो उसको देखेगा, जैसे भारत में हो रही थी तो उसको देखने वाले, जैसे उसको राष्ट्रवादी उपागम कह सकते हैं। या हिटलर का भी एक तरह से राष्ट्रवादी उपागम ही है, अप्रोच ही था जो राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है। मार्क्सवादी उपागम
ये हमेशा मजदूरों और पूंजीपतियों के शोषण की बात करता रहता है। अधीनस्थ उपाश्रित उपागम, इसका तो खैर मैंने अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं है, पर मतलब जो भी उपागम है किसी के अधीन रह के गुलामी वाला ही है एक तरह से। संप्रदायवादी उपागम मतलब किसी संप्रदाय को ज़्यादा बढ़ावा देता है, किसी दूसरे धर्म को बढ़ावा न देकर अपने धर्म को ज़्यादा। जैसे मुसलमानों के भी कुछ कट्टर होते हैं जो अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ना कि दूसरों। हिंदुओं में भी होते हैं। इसीलिए संप्रदायवादी उपागम है जो इसके दृष्टिकोण में कैम्ब्रिज स्कूल उपागम, ये शायद लंदन वाला है। या उदारवादी और नव उदारवादी व्याख्या। उदारवादी हमेशा फ्रीडम की बात करेंगे, स्टेट की पावर कम होनी चाहिए इसकी बात करेंगे, फ्री मार्केट की बात करेंगे, ओपन सोसाइटी। ये नारीवादी उपागम हमेशा महिलाओं की बात रखेंगे। महिलाओं में भी कई सारी कैटेगरियाँ नारीवादी उपागम में, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, पर्यावरणीय नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, दुनिया भर के नारीवाद भरे पड़े हैं। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है, पर सारी नारीवादियों का फोकस ओनली पितृसत्ता पर है। अगला पढ़ते हैं और क्या है। आशा कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ भी न छूटे। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी वैसे कर ही रहा हूँ। यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, इकाई 2। इसमें नंबर 3 चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। कैसे यूरोपीय आए भारत में, पुर्तगाली कैसे आए। यूरोपियों में खाली ब्रिटेन वगैरह नहीं होते, फ्रांस, इसमें पुर्तगाली भी आते हैं क्योंकि वो यूरोप का ही एक तरह से पार्ट है। समुद्री मार्ग की खोज, पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने तो की थी। कोलंबस, कौन सा था वो, एक और था वास्को डी गामा। हाँ, वास्को डी गामा ने साथ भारत की खोज करी थी। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। खोजते हुए खोज नहीं आया था भारत को, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। व्यापार से शासन तक, पहले बिजनेस किया फिर से रूरल बन गए। यही तो बड़ी अच्छी बात। देखा ना, यहाँ टूट फूट होती रहती है आपस में राजाओं की, तो राजा शासन करने लगे। पुर्तगालियों की व्यापारिक एवं राजनीतिक स्थिति, बिजनेस एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रही है। फिर पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खोया, पुर्तगालियों का फिर पतन हो गया। अच्छा, क्या बात है। सबसे रोचक बात पता क्या है भारत की हिस्ट्री में, पुर्तगाली सबसे पहले आए लेकिन गए सबसे बाद में। जब भारत की सरकार आज़ाद हो गई थी, तो 1900 ऐसी कुछ था, गोवा में थे, तो ये सरदार पटेल भी थे शायद, पता नहीं सरदार पटेल था या और कोई था। उन्होंने जब निकाला तब जाके ये गए, और अंग्रेज बाद में आए और सबसे पहले भाग गए। यही तो विशेषता है। डच, भारत में डच व्यापार की स्थापना। डच भी आए थे, खाली अंग्रेज पुर्तगाली नहीं आए थे, डच भी आए थे। भारत में डच व्यापार की स्थापना, डच आंग्ल संघर्ष हुआ था। भारत में डचों का पतन भी कैसे हुआ वो भी बताया गया है। अंग्रेज भी आए थे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर, ये चार्टर 1600 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति कैसे हुई, पुर्तगाली और डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष कैसे हुआ, अंग्रेजों के व्यापारी विस्तार का प्रभाव। और फ्रांसीसी भी आए, अंग्रेज भी नहीं आए, फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, मैंने ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। आंग्ल शायद जो मतलब ब्रिटेन के ही लोगों को शायद कहते हैं। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, मतलब क्यों वो रूलर नहीं कर पाए अच्छे से, जबकि अंग्रेज़ों ने कर लिया। अंग्रेज तो बड़े चालू थे, अपने जो पड़ोसी देश आए थे ब्रिटेन के बगल वाले, उनको भी हरा दिया और खुद बन गया राजा। डैंसन ने यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों हुए, व्यापारिक कंपनियों की संरचना, प्रकृति और नौसैन्य सर्वोच्चता, मतलब नौसेना में भी सर्वोच्चता हासिल कर रखी थी। समुद्र पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था जो समुद्र पर राज करेगा वो पूरे विश्व पर राज करेगा, इसलिए वो समुद्र पे भी कहा। आज भी यही होता है, कब्जा करने की कोशिश करना चाहते हैं। चाइना भी यही करता है आजकल, सभी देश कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। औद्योगिक क्रांति हुई, ये ब्रिटेन में हुई थी औद्योगिक क्रांति। सैन्य कौशल एवं अनुशासन, स्थायी सरकार, धर्म के प्रति न्यून उत्साह, ऋण बाजार का उपयोग, सारांश भी दे रखा है।
पूरा पढ़ने के बाद अगर समरी पढ़नी है तो वो भी दे रहा बॉक्स। पुर्तगालियों का उत्थान एवं पतन, भारत में टुपले का उत्थान एवं पतन, यूरोपीय व्यापार की संरचना। अब हम पढ़ेंगे चौथा है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। मुगलों की समय चुनौतियाँ क्या थीं, बाहरी चुनौतियाँ क्या थीं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर आंतरिक और बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से तो मराठा वगैरह की थी, बाहरी रूप से ये अंग्रेज भी आने लगे थे। औरंगजेब के पश्चात कमजोर शासक एक आंतरिक चुनौती थी, क्या बात है। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण, मतलब मुगल साम्राज्य पतन हो गया क्योंकि कमजोर शासक पैदा हो रहे थे। तो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी, विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिशाली समूहों का उद्गम, आर्थिक एवं प्रशासनिक समस्याएं, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याएं भी आई थी। स्वायत्त क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, क्षेत्रीय साम्राज्यों का सर्वेक्षण, क्षेत्रीय राजतंत्रों की प्रगति एवं सीमाएं, सामाजिक आर्थिक दशाएं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बैड होती जा रही थी, कृषि, व्यापारी, उद्योग, शैक्षिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, कला, स्थापत्य एवं संस्कृति का विकास। सारांश, मतलब मुगलों का तो मैंने सुना है बहुत सारी कमजोरियाँ आ रही थी, आलसी हो रहे थे, भ्रष्टाचार भी था, नेता भी ऐसे थे टिल्लू पिल्लू। तो हो ही तो पतन, हर चीज़ का पतन होता है। जैसे मौर्य काल का हुआ था वैसे ही इनका हो रहा था मुगलों का। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि लीडर बढ़िया पैदा होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है लीडर ही बेकार निकलते हैं। पांचवा है बॉक्स, क्या देखा बॉक्स में, पानीपत में साम्राज्य ध्वस्त करने वाली लड़ाइयाँ क्यों हुई, क्या बात है। संक्षेप में मुगलों के पतन के कुछ मुख्य कारण कार्ड बता रखे भाई, पढ़ लेना जैसे पढ़ना हो। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, सुदृढ़ीकरण, ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास, ब्रिटिश विजय सहयोगवश या उद्देश्यपूर्ण, भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई, भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण, उत्कृष्ट हथियार, सेना एवं रणनीति, बेहतर सैन्य अनुशासन तथा नियमित वेतन, असैनिक अनुशासन एवं निष्पक्ष चयन प्रणाली, मेधावी नेतृत्व एवं तैयार द्वितीय पंक्ति का नेतृत्व, वित्तीय सुदृढ़ता, ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, अंग्रेजों की बंगाल विजय, ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल, अली वर्दी खान और अंग्रेज सिराज उद दौला की सम्मुख चुनौतियाँ, प्लासी का युद्ध। पूरा का पूरा ब्रिटिश वाला ही काल है। कैसे शुरुआत हुई, क्या कारण है सक्सेस के, कैसे हैंडल किया, किसको हराया, प्लासी वगैरह सब इसी में दे रखा है। मीर जाफर तथा अंग्रेज, मीर कासिम की अंग्रेजों के साथ संधि, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, प्लासी बक्सर के युद्धों का महत्व, बंगाल में द्वितीय शासन 1765 से 72, कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध, पौड़ियों और मैसूर वंश, हैदर अली का उदय, प्रथम मंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 मई से 1799, टिप्पू सुल्तान के पश्चात मैसूर सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल शब्द तो ब्रिटेन के लोग, आज भी आंग्ल ये सीट थी संविधान में वो हटा दी गई है। वो दिन आंग्ल का मतलब जो ब्रिटिश काल में अंग्रेज आए थे वो रहते थे यहीं। मराठा शक्ति का उदय, मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश, क्या बात है। पहले तो मुगलों में प्रवेश किया फिर मराठा में आ गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्या बात है, अंग्रेजों का मराठा के साथ युद्ध हो गया 1775 में 82 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। मराठा शक्ति की पराजय के कारण क्या थे, सिंध विजय, तालपुर अमीरों का उदय, सिंध पर आक्रमक प्रभुत्व, सिंध विजय की आलोचना, पंजाब विजय, सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज, रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब क्या हालत हो गई।
जब तक रणजीत सिंह था ना तब तक तो कोई पंजाब में अंग्रेज ने भी कदम नहीं रखे थे। चटनी बना दी थी उसने। जब वो भी मर गया था पंजाब की अंग्रेजों ने चटनी बना दी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व। ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। घेरे रिंग फेस की नीति। सहायक संधि। सहायक संधि तो भाई एग्जाम में आती रहती है, इसे तो जरूर पढ़ना चाहिए। व्यापकता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। आंग्ल भूटान संबंध। क्या बात है, अंग्रेजों ने भूटान को भी नहीं छोड़ा। उसको भी नहीं छोड़ते अंग्रेज, तो अंग्रेज ही हैं। आंग्ल नेपाल संबंध। आंग्ल बर्मा संबंध। आंग्ल तिब्बत संबंध। आंग्ल अफगान संबंध। सबको कुछ ना कुछ तो करा ही है इन्होंने। तो ब्रिटिश भारत एवं उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रदेश। सारा दे रखा है, बॉक्स दे रखा है। बॉक्स में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता रखा है। रॉबर्ट क्लाइव तो भाई बड़े अच्छा चतुर था, बहुत पैसा ले गया भारत से उठा के, फिर अंत में खुद फांसी लगा के मर गया, इतना सब पैसा ले जाने के बाद भी। हाँ, टिप्पू सुल्तान का आगमन। अवैध का समामेलन। अध्याय इकाई 3 में क्या है? कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता है विद्वेष। ये इकाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर इन्हें समझ लिया गया तो बाकी सारा अपने आप हो जाएगा। 25% तो ऐसे ही हो जाएगा। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। मतलब 1857 से पहले असंतोष पैदा था, तभी तो 1857 का विद्रोह हुआ। जन विद्रोह अर्थात जन विद्रोह का उद्भव। जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कार्य। नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह के प्रमुख कारण। नागरिक विद्रोह की सामान्य विशेषताएं। प्रमुख नागरिक विद्रोह। धार्मिक अधिस्वर सहित किसान आंदोलन। प्रमुख किसान आंदोलन। आदिवासी विद्रोह। मुख्य भूमि पूर्वोत्तर आदिवासी विद्रोहों के विभिन्न कारण। आदिवासी विद्रोहों की विशेषताएं। कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन। पूर्वोत्तर की आदिवासी आंदोलन। सिपाही विद्रोह। कारण। महत्वपूर्ण विद्रोह। जन विद्रोहों की कमजोरियां। सारांश। दुनिया भर के विद्रोह हो रहे थे। कोई सिपाही विद्रोह कर रहा था, तो कोई किसान कर रहा था, तो कोई भाई जमींदार कर रहा था, कोई नागरिक कर रहा था। सब अपने अपने लगे पड़े थे। सारांश। बॉक्स से 1857 के बाद के कुछ आदिवासी आंदोलन, उसके बाद के आंदोलन बता रखे हैं इसमें, पहले वाले नहीं। पहले वाले दुनिया भर के थे, अभी बताए ही थे, नागरिक वगैरह। 1857 के बाद आदिवासी आंदोलन हुआ। जनजातीय आंदोलन। काले क्षेत्र। कारण प्रभाव। पूर्वोत्तर की सीमा। जनजातीय आंदोलन। व क्षेत्र प्रमुख कारण। साथ ही बिरसा मुंडा वाले आंदोलन है जनजातीय वाले। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे, सबको चाट के रख देंगे। 1857 का विद्रोह धीमी गति से बढ़ता संतोष के बाद। 1857 का विद्रोह मुख्य कारण। ये कारण बता रखे भाई, इंपॉर्टेंट कारण है। आर्थिक कारण है, पॉलिटिकल कारण है, प्रशासनिक कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण है, बाहरी घटनाओं का प्रभाव है, सिपाहियों के बीच असंतोष। सिपाही तो वह सैलरी को लेकर थे, कुछ कारतूस को लेकर थे। विद्रोह का आरंभ। व्यवस्था। विद्रोह की चिंगारी। क्रांति की शुरुआत। सांकेतिक नेता प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चुनाव। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लीडर तो बहादुर शाही जफर बना था। विद्रोह में लोगों की सहभागिता। विद्रोह के प्रमुख केंद्र नेतृत्व करता। अलग अलग लोग लड़ रहे थे पूरे भारत में। कोई दिल्ली से लड़ रहा था, कोई मेरठ से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, सब अपने लगे पड़े थे। विद्रोह का दमन। विद्रोह असफल क्यों हुआ? अंग्रेजों ने कर दिया था असफल। कुछ लोग थे भारत में जो विद्रोही किस्म के, वो मिल गए अंग्रेजों के साथ, हो गया असफल। ये एकता भी नहीं थी, ये भी कार्ड है असफल होने का। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना, देखो ये पहला कार्ड क्या बात है। एक संगठित एक बद विचारधारा का अभाव, ये भी कार्ड है। निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, ये भी एक कार्ड, क्या बात है। 3 कार्ड मिल गए। देशी राजाओं की देशद्रोही रुख, क्या बात है। सभी राजा देशद्रोही थे, मतलब जो कुछ राजा थे, पूरे तो नहीं कह सकते, जैसे झांसी की रानी देशद्रोही को नहीं कह सकते, जो वैसे थे ढीले ढाले या अंग्रेजों के साथ चापलूसी करने वाले वही थे। सांप्रदायिकता का खेल, क्या धर्म का खेल खेलते थे। संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। शस्त्र अस्त्रों का अभाव, मतलब अस्त्र नहीं थे, कहीं शस्त्र नहीं थे। सहायक साधनों का अभाव, जो सामान चाहिए थे वो नहीं थे। सैनिक संख्या में अंतर, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। हिंदू मुस्लिम एकता,
ये भी ये विद्रोह की नेचर क्या थी, विद्रोह के परिणाम क्या थे, विद्रोह का महत्व क्या था, सारांश। कई बार इसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं 1857 को, हाँ कह सकते हैं। बॉक्सर्स श्वेत विद्रोह, वाइट इम्यूनिटी, ये पता नहीं क्या था, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे इसे अंदर जब जाएंगे। सुधार आंदोलन, 8वां सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, साधारण विशेषता, सुधार की भावना को बल देने वाली कारक। इसमें क्या क्या दे रखा है, हो जा सही, धुंधली धुंधली हो दिखती है, हाँ हो गई सही। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, सामाजिक दशाओं के कारण सुधार, पाश्चात्य संस्कृति का विरोध, प्रबुद्ध भारतीयों में नवीन जागृति, मतलब अंग्रेजों ने पढ़ा लिखा दिए थे तो कुछ भारतीय इंटेलिजेंट हो गए थे, वो अब विरोध करने लगे थे। सुधार का सामाजिक विचारधारा, मतात्मक आधार, मध्य वर्ग का आधार, बौद्धिक कसौटी। अब भारतीय लोग भी हर चीज़ को बौद्धिक पे कसौटी पर तोलने लगे थे। सुधार आंदोलनों की दो धाराएं, सामाजिक सुधार की दिशा, स्त्रियों की दशा में सुधार के प्रयास, जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष, सारांश। हमें से सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार में यही कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, प्रसाद। चलो पढ़ते हैं, इसमें दे तो रखा है वैसे ना, चल पढ़ेंगे अंदर। 9वां सामाजिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन एवं उसके नेता राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। प्रार्थना समाज, यंग बंगाल आंदोलन एवं हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वरी विद्यासागर, पाल शास्त्री, जाम्बेकर, परमहंस मंडली, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनका नाम तो सुनते ही रहते हैं। गोपाल हरि देशमुख, लोहितवादी, गोपाल बाबा वलंकर, क्या बात है, किशन फागूजी बनसोड़, क्या बात है, बन करो और शॉर्ट लगा दो। विट्ठल रामजी शिंदे, गोपाल